बच्चों कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ठोस अवस्था का पहला लेक्चर और इस लेक्चर में बच्चों आज हमें सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर पढ़ना है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो बच्चों हमारी जो पहली किताब है उस पहली किताब 12th की पहली किताब का पहला चैप्टर है और ये चैप्टर बेटा बहुत ही खास क्योंकि इस चैप्टर से हमारे एग्जाम में बहुत ही आसान और अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेटा आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको बस मेरी क्लास ढंग से सुननी है, आपको बस मेरी क्लास ढंग से सुननी है। अगर आपने बढ़िया तरीके से मेरी क्लास सुन ली तो बेटा मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं आपसे झूठा प्रॉमिस तो करूंगा नहीं, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे कोई क्वेश्चन कभी भी नहीं रुकेगा। ठीक है, चल तो हमें सबसे पहले इस चैप्टर की बात करनी है ठोस अवस्था की। ठीक है, तो बेटा मैं आपको एक दो चीजें बता दूं। इस ठोस अवस्था चैप्टर के अंदर हमें कुछ बातें ऐसी हैं जो कि पहले से पता है। ठोस अवस्था के अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हमको पहले से पता है। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि ठोस, द्रव और गैस के गुणधर्मों में क्या क्या अंतर है, तो मेरे ख्याल से मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। ठोसों में अणुओं के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होता है, इसलिए ठोस के अवयवी कण जो होते हैं वो एक दूसरे के नजदीक होते हैं। जैसे कि बच्चों आपको ये बात पता है कि पेंसिल, अब पेंसिल जो ये बहुत ही ठोस है। ठोस मतलब कि इसमें जो अवयवी कण है, इसके जो पार्टिकल्स हैं, जिन कणों से मिलकर के ये बना हुआ है, वो कण एक दूसरे के बहुत नजदीक है, एक दूसरे के नजदीक नजदीक है। ये है ठोस। कणों के बीच की जो दूरी है जिसको आप बोलते हो अंतर आणविक दूरी, ये ठोसों में बेटा बहुत ही कम होती है, अत्यंत कम, एक दूसरे के नजदीक होते हैं। जबकि द्रव और गैस के अंदर अवयवी कण जो होते हैं वो ठोसों की तुलना में दूर दूर होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको पता है पहले से, मुझे यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। पता है ना, आप 11वीं क्लास में भी पढ़ चुके हो इसको, 10वीं क्लास में भी पढ़ चुके हो और 9th क्लास में भी आप इसको पढ़ चुके हो। इसके अलावा ठोसों में आपको ये बात पता है कि बच्चों अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है कणों के बीच में। तो मेरे ख्याल से ये भी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ठोसों के अंदर कणों के बीच में जो आकर्षण बल है ना बेटा वो बहुत ज्यादा होता है। ऐसा समझो कि ये ठोस का एक कण है और ऐसा समझो कि ठोस का दूसरा कण है, इनके बीच में आकर्षण बल बच्चों बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए एक दूसरे के नजदीक होते हैं। समझ लो बात मेरी आप। ऐसा समझो बेटा कि ऐसा समझे कि मान लो एक छोटा सा एरिया है, ऐसा समझो बेटा एक छोटा सा एरिया है। इस एरिया के अंदर ठोस के मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ऐसा समझो बच्चों इतने से एरिया में अगर ठोस के 16 कण हैं तो इस एरिया में इसी क्षेत्रफल के अंदर द्रव के कणों की संख्या 16 नहीं होगी, वो 16 से कुछ कम होगी। क्यों? क्योंकि द्रव में कणों के बीच की दूरी ज्यादा ज्यादा होती है। मतलब कि जिस क्षेत्रफल के अंदर यहाँ पे कणों की संख्या ज्यादा है उसी क्षेत्रफल में यहाँ कणों की संख्या कम हो जाएगी। और इसी क्षेत्रफल के अंदर गैस की बात की जाए तो गैस में कण और भी बहुत ज्यादा दूर है। तो गैस की बात की जाए तो समान क्षेत्रफल के अंदर गैस में कणों की संख्या और ज्यादा कम हो जाएगी। मतलब कि जैसे जैसे आप ठोस, द्रव और गैस पर जाते हैं तो कणों के बीच में दूरी बढ़ती जाती है क्योंकि कणों के बीच आकर्षण बल कमजोर होता जाता है। इसीलिए बच्चों ठोसों का घनत्व जो होता है वो सबसे ज्यादा उच्च होता है, सबसे ज्यादा ठोसों का घनत्व है। क्योंकि बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे 16 कण है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कण है और यहाँ पे उसी आयतन के अंदर यहाँ पर 2 कण है। तो आप मुझे बताओ समान आयतन के अंदर 16 कण, समान आयतन में 6 कण और समान आयतन में 2 कण, ज्यादा वजन किसका होगा? आप घनत्व मतलब कि भार बटा आयतन आप किसका सबसे ज्यादा बताएंगे? आयतन की बात करें तो घनत्व का मतलब होता है भार बटा आयतन। आयतन यहाँ पर भी उतना ही है जितना यहाँ पर, जितना यहाँ पर है। तीनों में आयतन तो समान है लेकिन तीनों का भार अलग अलग है क्योंकि यहाँ पर 16 कण उपस्थित है, यहाँ पर 6 कण उपस्थित है और यहाँ पर 2 कण उपस्थित है। कणों की संख्या ज्यादा होगी तो भार भी ज्यादा होगा और ठोसों का घनत्व भी ज्यादा होगा। तो बच्चों आपने बात पढ़ी होगी कि ठोसों के घनत्व जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ठोसों के अंदर भार बटा आयतन ये जो अनुपात है वो द्रव और गैस की तुलना में ज्यादा होता है क्योंकि जो आयतन यहाँ पर है उसी आयतन के अंदर द्रव और गैस के अंदर कणों की संख्या कम होगी। द्रव और गैस में कणों की संख्या कम होगी, कणों की संख्या कम तो भार भी कम और भार कम तो घनत्व कम। इसलिए बच्चों सबसे उच्च घनत्व आपने सुना होगा ठोसों का होता है। इसी प्रकार से बच्चों आपने संपीड़ितता के बारे में सुना होगा। संपीड़ितता का मतलब होता है बच्चों कणों को दाब लगाकर एक दूसरे के नजदीक लाने की प्रवृत्ति। एक गुणधर्म होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं संपीड़ितता। तो एक गुणधर्म यहाँ पर है संपीड़ितता। संपीड़ितता मतलब अणुओं को दाब लगाकर एक दूसरे के नजदीक लाने की प्रवृत्ति। आप मुझे बताओ कणों को एक दूसरे के नजदीक आप कहां ला सकते हो? गैस में एक दूसरे के और नजदीक ला सकते हो या ठोस के अंदर आप कणों को एक दूसरे के और नजदीक ला सकते हो? कहां पर कणों को एक दूसरे के नजदीक लाने की संभावना सबसे ज्यादा है? फटाफट लाइव चैट के अंदर मुझे कमेंट करके बताओ किस पदार्थ के अंदर, ठोस, द्रव, गैस, इनमें से तीनों में से किसके अंदर कणों को एक दूसरे के नजदीक लाने की संभावना सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा किसमें? गैस में। मतलब कि संपीड़ितता गैस में सबसे ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर कणों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। अगर दो कण एक दूसरे के दूर दूर है तो आप उनको नजदीक ला पाओगे, लेकिन यहाँ पर बच्चों पहले से कण एक दूसरे से दूर दूर है, सॉरी एक दूसरे के पास पास है। यहाँ पर पहले से कण एक दूसरे के नजदीक है। अब एक बात बताओ, अगर दो लोगों के बीच में खाली जगह नहीं तो आप उनको और ज्यादा नजदीक थोड़ी ला पाओगे। ये पहले से एक दूसरे के नजदीक है, ठोस है और ठोसों में कण एक दूसरे के पहले से नजदीक है। क्या आप इनको और नजदीक ला सकते हो? देखो मैं दबा रहा हूं और नजदीक, कितना आएंगे नहीं नजदीक ही। लेकिन मान लो दो कण यहाँ, एक यहाँ दूसरा यहाँ, मैं नजदीक लाऊंगा, आप यहाँ खाली जगह, इन दोनों के बीच खाली जगह नजदीक ला सकते हैं, इन दोनों के बीच खाली जगह नजदीक ला सकते हैं। और संपीड़ितता जो है बेटा वो यहाँ पे सबसे ज्यादा है और वहां पे संपीड़ितता सबसे कम होती है। तो ये है बच्चों ठोसों के कुछ गुणधर्म जो कि आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक बात ध्यान रखना बच्चों, ठोसों के अंदर अंतर आणविक आकर्षण बल, ठोसों में अंतर आणविक आकर्षण बल अत्यंत कम होता है क्योंकि सॉरी माफ करना, द्रव और गैस की बात करो। द्रव और गैस में अंतर आणविक आकर्षण बल ठोस की तुलना में कमजोर होता है। यहाँ पर अणुओं के बीच आकर्षण बल ज्यादा है, यहाँ अणुओं के बीच आकर्षण बल कम है, इसीलिए बच्चों गैस और द्रव में बहने का गुणधर्म होता है। आपने देखा होगा एक ग्लास में पानी लेकर आप उसको जमीन पर फेंक दो तो वो पानी जो होता है वो फैलने का काम करता है, रुकता नहीं, फैलता जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है। क्यों? क्योंकि पानी एक द्रव है, द्रव और उसके बाद आता है गैस, दोनों में अणुओं के बीच में आकर्षण बहुत कम, आकर्षण बल बहुत कमजोर है। अणु एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे क्योंकि आकर्षण बल कमजोर है। इसीलिए बच्चों यहाँ पर अणुओं के बीच आकर्षण बल कमजोर होने के कारण बहने का गुणधर्म होता है। इनमें द्रव और गैस में बच्चों बहने का गुणधर्म होता है, लेकिन ठोसों में बहने का गुणधर्म नहीं। तो बच्चों ये ठोसों के कुछ गुणधर्म हैं, आप इसको अपनी एनसीईआरटी या आपकी जो स्टेट बोर्ड की किताबें वहां से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर लिखवा करके समय की बर्बादी नहीं करना चाहता। मैंने आपको समझा दिया, बस अब समझा दिया तो आप इसको अपनी बुक में देख लो, जो मैंने बातें बोली वो आप इसको अच्छे से वहां पर समझ करके
पढ़ सकते हो, लिख सकते हो ना, क्योंकि देखो बेटा हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमें सिलेबस जल्दी से फिनिश करना है, तो वही बातें हम यहाँ पर लिखेंगे जो कि हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। आपके एग्जाम में ठोसों के गुणधर्म नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ऐसी और भी कई बातें हैं जो इससे भी कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम बात करेंगे आगे। अब बेटा ये जो ठोस है ना, ये ठोस को दो भागों में बांटा गया है, ठोस को दो भागों में बांटा गया है। पहला है बेटा इसमें क्रिस्टलीय ठोस, पहला क्या बेटा क्रिस्टलीय ठोस, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा है बच्चा यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड। क्या बोलते हैं बेटा एमोर्फस सॉलिड। एक क्रिस्टलीय ठोस है और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस है। ठोस दो प्रकार से बांटे गए हैं, क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय। बहुत ही आसान है दोनों टॉपिक। देखो मैं आपके टेबल भी लेके आया हूं, तो इस टेबल को देख करके घबराना मत, ये पूरा का पूरा टेबल एक एक लाइन, एक एक चीज, एक एक अक्षर, एक एक वर्ड मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हमको बेटा इसमें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ना है। चल मैं आपको क्रिस्टलीय ठोस के बारे में मैं आपको पहले बताता हूं क्रिस्टलीय ठोस होते कैसे, दूसरा क्या है अक्रिस्टलीय ठोस। चलिए ऐसे समझ लो बच्चों, ऐसे समझ लीजिए बेटा कि आप अपने क्लास में बैठे हुए स्कूल के अंदर, आप स्कूल में अपनी कक्षा में बैठे हुए हो, और स्कूल में अगर आप अपनी कक्षा में बैठे हुए हो तो आप स्कूल के अंदर क्लास में कैसे बैठते हो, ऐसे बैठे ना भाई कि एक तरफ हो सकता है सारे लड़के बैठे हो और दूसरी तरफ हो सकता है सारी लड़कियां बैठी हो सकता है, तो एक तरफ सारे लड़के बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ सारी लड़कियां बैठी हुई हैं, मतलब कि आप सिस्टमेटिक तरीके से बैठे हुए, व्यवस्थित तरीके से बैठे हुए, एक तरफ लड़के दूसरी तरफ लड़की, व्यवस्थित रूप से बैठे हुए। या मान लो आपकी क्लास में आपके टीचर ने बोल दिया कि पहले एक लड़का बैठेगा, है ना, पहले एक लड़का बैठेगा, मतलब पहले एक मेल, फिर फीमेल, फिर मेल, फिर फीमेल, फिर मेल, फिर फीमेल, फिर मेल, फिर फीमेल। मान लो अगर ऐसे बैठे हुए, ये भी तो निश्चित क्रम में बैठे हुए, यहाँ पर भी तो आपके बैठने का क्रम क्या है बच्चों, एक निश्चित है। तो या तो आपकी क्लास में ऐसे बैठे हुए कि आप एक तरफ लड़के दूसरी तरफ लड़कियां, या तो ये व्यवस्था है निश्चित क्रम में, या फिर दूसरा हो सकता है कि आपके टीचर ने बोल दिया कि नहीं बेटा एक लड़का बैठेगा, उसके बाद एक लड़की, फिर एक लड़का, फिर एक लड़की। अरे सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा अगर हो जाए तो जिंदगी बन जाए हमारी, सर मजा आ गया। तो नालायक, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, ठीक है। फिर अगली लाइन में भी लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का, लकड़ी नहीं लड़की लड़का, फिर लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की। ऐसे अगर व्यवस्थित तरीके से बैठे हुए कि भाई लड़के के बाद लड़की होगी, लड़का ही होगा, फिर लड़की होगी, फिर लड़का होगा, लड़की के बाद लड़का, लड़की के बाद लड़की, ऐसे व्यवस्थित तरीके से बैठो। ये व्यवस्था होती है बेटा क्रिस्टलीय ठोस में। क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था होती है, अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जमे होते हैं बेटा। अवयवी कण किस क्रम में जमे होते हैं, एक निश्चित क्रम में जमे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर पहले दो लड़के आपस में बैठे हुए, फिर यहाँ पर तीन लड़कियां आ गई, फिर यहाँ पर फिर से एक लड़का आ गया, फिर यहाँ पे दो लड़कियां आ गई, मतलब कि कोई क्रम में बैठा हुआ नहीं, कोई कहीं भी आ रहा है, कहीं भी कोई बैठ गया, एक लड़की फिर लड़का फिर लड़की फिर दो लड़के फिर एक लड़की फिर तीन लड़के, मतलब कि कोई व्यवस्था ही नहीं, अनाप शनाप कोई कहीं भी खिचड़ी सी बनी हुई, खिचड़ी बनी अंदर, कोई कहीं भी कैसे बैठा हुआ है। फिर यहाँ पे मान लो फीमेल फीमेल, फिर मान लो एक लड़का, फिर तीन लड़की आ गई, फिर एक लड़का एक लड़की फिर एक लड़का, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी को बोलते हैं बेटा अक्रिस्टलीय ठोस। क्या बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस का मतलब जिसमें अवयवी कण निश्चित क्रम में जमे होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस का मतलब जिसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जमे हुए नहीं होते हैं। अब कई बच्चे बताएं यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछते हैं, सर अवयवी कण क्या होता है। कई बच्चों के दिमाग में आता है सर अवयवी कण क्या होता है। बेटा अवयवी कण का मतलब होता है किसी ठोस के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे कण, किसी ठोस के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे कण, जिन कणों से मिलकर के ये ठोस बनता है ना बेटा, जिन कणों से मिलकर ये ठोस बना ना, उसे ही बोलते हैं अवयवी कण। तो भैया ये अवयवी कण यहाँ पे निश्चित क्रम में जमे हुए हैं और यहाँ पे निश्चित क्रम में जमे हुए नहीं है। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही, यहाँ तक की बात क्लियर, यहाँ तक की बात क्लियर, क्लियर। चलो मैं आपको एक व्यवस्था और बताता हूं, चलो ये या फिर मान लो ऐसा कुछ है, देखो ये अवयवी कण को बच्चों एक बॉल मान लो, ये टेनिस की बॉल, चलो एक टेनिस की बॉल, उसके पास में दूसरी टेनिस की बॉल, फिर तीसरी टेनिस की बॉल, फिर चौथी टेनिस की बॉल, फिर पांचवी टेनिस की बॉल, छठी, देखो निश्चित क्रम में जमे हुए बेटा, ये सब क्या है निश्चित क्रम में जमे हुए। तो यहाँ पे इसके नीचे ये निश्चित क्रम, इसके बाद देखो एक व्यवस्थित रूप से ये सब जमे हुए, लड्डू पे लड्डू, लड्डू पे लड्डू, लड्डू पे लड्डू, लड्डू लड्डू। आप लाला जी की दुकान पे जाते हो, लाला जी को मान लो आपने बोल दिया कि भैया हमको लड्डू चाहिए, तो लाला जी क्या करते हैं, एक डब्बे के अंदर मान लो आपने बोला 1 केजी लड्डू चाहिए, तो लाला जी क्या करेंगे, पहले एक लाइन में लड्डू जमाएंगे व्यवस्थित तरीके से, फिर वो लाइन खत्म हो जाएगी, फिर आगे लाइन में फिर दूसरी लाइन में लड्डू जमाएंगे, फिर वो लाइन खत्म हो जाएगी, फिर उससे अगली लाइन में फिर लड्डू जमाएंगे। आप क्या देखते हो, एक डब्बे में वो जो परत होती है ना, पूरी परत में लड्डू ढंग से व्यवस्थित रूप से जम जाते हैं। तो ये लड्डू 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 लड्डू, ये फिर देखो ये लड्डू, फिर ये लड्डू, फिर ये लड्डू, फिर तो आप देख सकते हो लाला जी ने लड्डुओं को क्या किया, व्यवस्थित तरीके से जमा दिया। ये है बच्चों व्यवस्थित जमावट, इसको हम बोलते हैं एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होना, एक निश्चित तरीके से बढ़िया तरीके से जमे होना। लेकिन मान लो लाला जी ने क्या किया, यार चलो यार 1 केजी लड्डू खाने, लाला जी ने एक लड्डू यहाँ रख दिया, दूसरा उसके पास रखा, लेकिन तीसरा यहाँ कहीं रख दिया, फिर चौथा लड्डू लाला जी ने यहाँ रखा, फिर पांचवा लड्डू लाला जी ने ऐसे रख दिया, फिर छठा लड्डू लाला जी ने रखा, फिर सातवां लड्डू यहाँ कहीं आ गया, फिर आठवां लड्डू यहाँ आ गया, फिर 9वां लड्डू यहाँ, फिर 10वां यहाँ पे, एक लड्डू यहाँ ले लिया, मतलब कोई व्यवस्था नहीं, कोई कहीं भी अनाप शनाप खिचड़ी सी बनी हुई है ऐसे। अगर इस तरीके से लड्डू जमे हुए तो ये अनियमित व्यवस्था है। तो बच्चों क्रिस्टलीय ठोस का मतलब यही होता है, अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जमे होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जमे होते हैं, अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जमे होते हैं। अच्छा, और यहाँ पे अवयवी कण निश्चित क्रम में जमे नहीं होते, अवयवी कण यहाँ पे निश्चित क्रम में जमे हुए नहीं होते, ठीक है। चलो तो यही पॉइंट मैंने यहाँ लिखा, देखो निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार, इसका मतलब है बच्चों एक विशिष्ट व्यवस्था होगी जिसमें अवयवी कण निश्चित क्रम में जमे होंगे। इसका मतलब है अवयवी कण निश्चित क्रम में जमे होते हैं,
ठीक है। और यहाँ अवयवी कण निश्चित क्रम में जमे हुए नहीं, अनिश्चित क्रम है। अवयवी कणों के जमने का अनिश्चित क्रम है, कोई क्रम नहीं बनाया। तो फिर हम बात करते हैं गलनांक की। बेटा गलनांक का मतलब क्या समझते हो आप, कोई मुझे बताएगा गलनांक का मतलब क्या है? गलनांक का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट, अंग्रेजी में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इसका सामान्य भाषा में मतलब निकालते हैं। अभी तो आप मुझे वही बता दो जो छोटी क्लास में हमने परिभाषा पढ़ रखी है। वैसे इसकी एक वाइड डेफिनेशन है, एक टेक्निकल डेफिनेशन है, एक बड़ी और काफी लॉजिकल डेफिनेशन है, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब मैं आपको सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी तो आप मुझे बस वो डेफिनेशन बताओ जो कि आपने बचपन में पढ़ रखी। गलनांक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस द्रव में पूरी तरह से परिवर्तित होता है। जैसे कि मान लो बर्फ, तो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव में पूरी तरह से परिवर्तित होने का कार्य करता है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस क्या कहलाएगा बेटा? ये 0 डिग्री सेल्सियस क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा। तो गलनांक का मतलब बच्चों एक ऐसा निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे पानी है, पानी के लिए गलनांक बिंदु 0 डिग्री है। पानी के लिए गलनांक बिंदु 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ? पानी की जो ठोस अवस्था है मतलब बर्फ, वो इस टेम्परेचर पर पूरी तरह से किस में बदल जाएगा? द्रव में बदल जाएगा, जल में बदल जाएगा, पानी की द्रव अवस्था में बदल जाएगा। तो बेटा होता क्या है, क्रिस्टलीय ठोस के अंदर ये जो गलनांक होते हैं ना, ये गलनांक निश्चित होते हैं। मतलब कि यदि आपको ये पता लगाना है कि ये वाला ठोस क्रिस्टलीय है और ये वाला ठोस क्रिस्टलीय नहीं है, तो क्या चेक कर लो, क्या चेक कर लो? अगर आपको किसी ठोस के क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय होने के बारे में जानकारी चाहिए तो आप उनके गलनांक चेक कर लो। जैसे कि बर्फ का गलनांक जो होता है बच्चों एक निश्चित होता है। ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बर्फ पूरी पूरी द्रव में बदलती है। तो यदि अगर गलनांक निश्चित है बच्चों, ऐसे ठोस जिनके गलनांक बच्चों यदि निश्चित है, तो इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। और मान लीजिए कोई ऐसे ठोस है जिनके गलनांक निश्चित नहीं है, जैसे कि बच्चों प्लास्टिक को पिघलते हुए देखा होगा आप लोगों ने, देखा है ना? अब प्लास्टिक पिघल करके द्रव में जब बदलता है ना, तो होता क्या बच्चों कि कुछ इस तरह से आपने सघन प्लास्टिक जो हमारे घरों के अंदर क्रॉकरी वगैरह में काम में आते हैं, उन प्लास्टिकों के बारे में आपने देखा होगा, कभी एक्सपेरिमेंट करके देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो इसमें क्या होता है, कोई प्लास्टिक को आपने 100 डिग्री सेल्सियस या मान लो 105 डिग्री सेल्सियस पे मान लो आपने गर्म करना चालू किया। अब देखो प्लास्टिक को आप 105 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे तो ये द्रव में बदलना स्टार्ट करेगा। आप 105 से 110 डिग्री पे गए तब भी ये द्रव में बदल रहा होगा। आप 110 से 115 डिग्री पे गए तब भी प्लास्टिक जो है वो द्रव में बदल रहा होगा। मतलब कि प्लास्टिक के लिए कोई एक निश्चित ताप नहीं है जिस पर वो द्रव में बदलता है। 105 डिग्री पे भी ये द्रव में बदल रहा होगा, 110 डिग्री पे भी हो सकता है द्रव में बदल रहा हो, और 115 डिग्री पे भी ये द्रव में बदल रहा होगा। मतलब कि जब तक प्लास्टिक द्रव में नहीं बदलेगा उसका तापमान बदलता जाएगा, तापमान बढ़ता जाएगा, प्लास्टिक द्रव में बदलता जाएगा, तापमान बदलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, प्लास्टिक द्रव में बदलता जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्रिस्टलीय ठोस के अंदर एक फिक्स टेम्परेचर है, उस पर ही क्या होता है, ठोस जो है वो पूरी तरह से द्रव में बदलता है। तो इसके अंदर कौन कौन से आ गए? जैसे कि प्लास्टिक आ गया, जैसे कि रबर आ गया। ये ऐसे पदार्थ है जो कि एक निश्चित ताप पर द्रव में नहीं बदलते तो है लेकिन निश्चित ताप पर द्रव में नहीं बदलते। जैसे आप इनको थोड़ा गर्म करोगे, मान लो आपने 50 डिग्री सेल्सियस पे किसी पदार्थ को गर्म किया, वो द्रव में थोड़ा सा बदल गया, फिर आपने 50 से 55 किया, वो थोड़ा और द्रव में बदला, फिर आपने 55 से 60 किया, वो थोड़ा और द्रव में बदला। मतलब कि निश्चित ताप की परास के लिए वो द्रव में परिवर्तित होने का काम करते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो गलनांक होते हैं ना बच्चों, ये गलनांक निश्चित नहीं होते। अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित नहीं होते। ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो निश्चित नहीं होती। अगर अवयवी कण ही अनिश्चित तरीके से जमे हुए हैं तो उनके गलनांक भी निश्चित नहीं हो सकते। ऐसा किसमें होता है? ऐसा होता है अक्रिस्टलीय ठोस में। अच्छा एक बात बताओ, किसी पदार्थ को गलाने के लिए जो ऊष्मा चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मान लो बर्फ को पानी में द्रव में बदलना है, तो बर्फ को द्रव में बदलने के लिए जो ऊष्मा चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? गलन की गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं बेटा? गलन की गुप्त ऊष्मा। बेटा ध्यान रखना, गलन की गुप्त ऊष्मा जो होती है ना, ये भी बच्चों क्रिस्टलीय ठोस के अंदर निश्चित होती है। क्यों? क्योंकि इनके गलनांक निश्चित है। और इनके गलनांक निश्चित क्यों है? क्योंकि इनके अवयवी कणों की व्यवस्था क्या है? निश्चित है। सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जमे हुए हैं, इसलिए गलनांक निश्चित है। और गलनांक निश्चित है इसलिए गलन की गुप्त ऊष्मा का मतलब छुपी हुई ऊष्मा। बर्फ को जब पानी में बदलते हो ना, तो बर्फ को जब द्रव में बदलते हो ना, पानी की जो ठोस अवस्था बर्फ है उसको जब पानी की द्रव अवस्था में बदलते हो, तो होता क्या बच्चों? पानी के जो कण है, अवयवी कण, उनको एक दूसरे से दूर करने की जरूरत होती है। ठोस अवस्था में अवयवी कण नजदीक होते हैं, बर्फ के अवयवी कण एक दूसरे के नजदीक है। जब तक ये अवयवी कण एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे तब तक द्रव में कैसे बदलेंगे? तो द्रव में परिवर्तित करने के लिए वो अवयवी कणों के बीच की दूरी बढ़ानी होगी। तो बीच की दूरी को बढ़ाने के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता है ना बेटा, उसी को हम बोलते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। तो ये गलनांक निश्चित है, इसीलिए ऊष्मा भी निश्चित है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी? निश्चित होगी या निश्चित नहीं होगी? जल्दी से फटाफट, यहाँ गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी? यहाँ पे गलनांक निश्चित है इसलिए गलन की गुप्त ऊष्मा भी निश्चित है। यहाँ पे गलनांक निश्चित नहीं है इसलिए गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है बेटा? अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होती। ये ध्यान रखना। क्लियर? चलो तो अब यही पॉइंट हम यहाँ देख लेते हैं। तो गलनांक निश्चित और अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक जो होते हैं बच्चों, ये गलनांक निश्चित होते हैं। आप इसको ब्रैकेट में लिखते हो तीक्ष्ण होते हैं। कई बार सुना होगा कि गलनांक तीक्ष्ण होते हैं। तीक्ष्ण का मतलब निश्चित होना, परिवर्तित नहीं होना, एक निश्चित पॉइंट पर, एक तीक्ष्ण पॉइंट पर, ये सुना होगा। तो तीक्ष्ण बोलो, निश्चित बोलो, अभिलाक्षणिक बोलो, एक ही बात है बेटा। ये सब एक ही बात के अलग अलग मतलब निकालते हैं। तो निश्चित और अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं, लेकिन ये एक परास में, ताप की परास में 50 डिग्री सेल्सियस पर भी पिघल रहा है, 55 डिग्री सेल्सियस पर भी पिघल रहा है, 60 डिग्री सेल्सियस पर भी पिघल रहा है। मतलब कि 50 से लेकर के 60 डिग्री, एक परास, एक रेंज, एक निश्चित रेंज के अंदर पिघलने का काम करते हैं। एक परास में पिघलने का काम करते हैं, निश्चित नहीं होते हैं गलनांक। तो गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन ऊष्मा, तो इसमें गलन ऊष्मा क्या होती है? निश्चित और अभिलाक्षणिक, क्योंकि ये निश्चित है, अभी बताया ना। उसमें गलन की गुप्त ऊष्मा निश्चित नहीं होती क्योंकि गलनांक निश्चित नहीं होते। ये ध्यान। चलो अब बात करते हैं विदलन गुण। आ जाओ विदलन गुण। देखो बेटा एक प्रॉपर्टी है यहाँ पर विदलन। क्या प्रॉपर्टी है बेटा? विदलन। विदलन का मतलब है काटने का गुणधर्म। तो क्या यहाँ पे कुत्ते को कटवाएंगे हम? सर क्या यहाँ पर कुत्ता क्रिस्टलीय ठोस को काटने का काम करेगा? नहीं, काटने का गुणधर्म किसकी सहायता से? चाकू की सहायता से, चाकू की सहायता से काटने का गुणधर्म, इसको हम बोलते हैं विदलन। चलो अब इधर देखना बेटा, इधर देखिए। मान लो मुझे क्रिस्टलीय ठोस को, मान लो कोई क्रिस्टलीय ठोस है, मुझे इसको काटना है। अब अगर मैं काटूंगा बेटा तो काटने के लिए मुझे मैं जो औजार यूज करूंगा यहाँ से करें। भाई काटने का काम आप कहां से करोगे? चाकू की सहायता से आप काटोगे। अब चाकू जब काटेगा इस ठोस को
बीच में से तो काट नहीं सकता, ये तो परमाणु है या अणु है, अणु के बीच में से चाकू काट नहीं सकता। क्यों नहीं काट सकता? क्योंकि अणु के अंदर इलेक्ट्रॉनिक बंध बने हुए हैं, वो चाकू की सहायता से तो नहीं कटेंगे। तो चाकू जब भी काटेगा तो बेटा यहाँ से तो काटेगा नहीं, यहाँ से नहीं काटता। चाकू हमेशा काटने का काम करेगा तो अणुओं के बीच में से करेगा। ये अणुओं के बीच में से आप चाकू की सहायता से इसको काट सकते हो। तो अणुओं के बीच में से फिर यहाँ से कटेगा, बीच में से फिर यहाँ से कटेगा, बीच में से फिर यहाँ 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 से ऐसे। तो कटेगा तो दो अणुओं के, दो अवयवी कणों के बीच में से चाकू कटेगा। अणु को चाकू नहीं काट सकता कभी बच्चों, चाकू ऐसे अणु को नहीं काट सकता, अणु कभी नहीं करता। क्योंकि भैया इसके अंदर तो कोवलेंट बॉन्ड है, या मान लो इसके अंदर भाई परमाणु, परमाणु को चाकू से थोड़ी ना काट पाओगे। आप खुद सोचो, आप खुद मुझे बताओ, क्या किसी परमाणु को आप चाकू से काट पाओगे? परमाणु इतना छोटा है, इतना सूक्ष्म, इतना नगण्य, तुच्छ, एकदम बिल्कुल छोटा सा, रेत के कण से भी कई गुना छोटा। आप सोचो चाकू की सहायता से उस छोटे से परमाणु को आप कैसे काट सकते हो, है ना? तो बेटा हम जब भी चाकू की सहायता से ठोस को काटेंगे तो परमाणु के बीच में से कट लगेगा। अब आप देखो परमाणु के बीच में से काटना चालू किया, अब देखो ये एकदम सीधी रेखा में कटा बेटा। तो जब भी आप यहाँ पे काटने का काम करोगे चाकू की सहायता से, चाकू की सहायता से काटने पर ये ठोस एक सीधी रेखा में काटने का काम करता है, सीधी रेखा में। तो चाकू जब भी क्रिस्टल ठोस को काटेगा सीधी रेखा में काटेगा। तो बताओ मुझे ये कैसी रेखा उत्पन्न हुई? सीधी रेखा। इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? ये समतल उत्पन्न हो रहा है, समतल या चिकनी सतह। तो वो चाकू की सहायता से काटने पर यहाँ पे समतल या चिकनी सतह उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम समतल। आप सोचो, आपको सोचो, अगर मान लो ये बिल्कुल समतल है, एकदम प्लेन, तो चिकना चिकना लगेगा, समतल सतह, तो बिल्कुल एक सीधी रेखा समतल सतह बनती है। अच्छा इसको काट के देखते हैं। चलो मैं यहाँ पे चाकू से काटने का काम करता हूँ। यहाँ पे चाकू से काटा, फिर यहाँ काटा, फिर यहाँ काटा, फिर यहाँ काटा, फिर मान लो यहाँ काटा, हो सकता है नीचे। अब देखो कैसी लाइन उत्पन्न हो रही है, ये लाइन कैसे उत्पन्न हो रही है? देखो ये लाइन यहाँ जा रही है, फिर यूँ जा रही है, फिर यूँ जा रही है, फिर मतलब कि ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ खाबड़ सतह। ये सतह कैसे उत्पन्न हो रही है? ये कैसे सरफेस है? ऊबड़ खाबड़, ऐसे पहाड़ आते हैं ना, पहाड़ नीचे गए, फिर पहाड़ आया, फिर ऊबड़ खाबड़ सतह उत्पन्न हो रही है। मतलब कि चाकू की सहायता से इसको काटोगे तो समतल चिकनी सतह आएगी और उसमें ऊबड़ खाबड़ सतह आएगी। तो यही बेटा विदलन गुण, चाकू की सहायता से काटने का गुणधर्म। तेज धार वाले औजार से काटा जाए तो दो टुकड़ों में बढ़ेगा, लेकिन इससे जो सतह उत्पन्न होगी वो सपाट और चिकनी, समतल सतह, एकदम सपाट और चिकनी समतल सतह उत्पन्न होगी, समतल और सपाट और चिकनी। चलो अब बात करते हैं इसकी। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर अनियमित सतह वाले दो टुकड़े बनते हैं। अनियमित का मतलब क्या होता है? ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ खाबड़ सतह वाले दो टुकड़े उत्पन्न होते हैं। ये है। चलो अब हम बात करते हैं विषम देशिकता। चलो इसकी हम बात करते हैं विषम देशिकता। विषम देशिकता का क्या मतलब है? इधर देखना बेटा, यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको? क्रिस्टल ठोस और क्रिस्टल ठोस समझ में आ गया? यहाँ तक की बात। चलो विषम देशिकता समझते हैं। अच्छा यहाँ ध्यान देना। चलो अगर मान लो मैं इस दिशा में जाता हूं, तीसरी दिशा में, देखो यहाँ पे कौन आ रहा है? यहाँ पे मेल आ रहा है, यहाँ पर भी मेल आ रहा है, यहाँ पर भी मेल आ रहा है, यहाँ पर भी। मतलब कि यहाँ पर सारे एक प्रकार के अवयवी कण हैं। यहाँ पे सारे के सारे लड़के 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 लड़के। अवयवी कणों में भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे सब समान प्रकार के अवयवी कण मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे सारे के सारे अवयवी कण एक जैसे मिल रहे हैं। ठीक है चलो अब मैं काम करता हूँ, अब मैं काम करता हूँ ऐसे ना जाकर के मैं ऐसे जाता हूँ। चलो अब अगर मैं ऐसे जाऊंगा, देखो लड़का लड़की लड़का लड़की, इसका मतलब यहाँ पे जो अवयवी कण मिलेंगे सीधे ऐसे खड़ी लाइन में जाने पे अलग प्रकार के अवयवी कण मिलेंगे। अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो सारे एक जैसे अवयवी कण मिल रहे हैं। मतलब कि तिरछा जाने पर अवयवी कण जो तरीके से व्यवस्थित हैं और सीधे जाने पर अवयवी कण जिस तरीके से व्यवस्थित हैं, आप देख सकते हो दोनों अलग अलग बेटा। आप देख सकते हो दोनों में अवयवी कणों की व्यवस्था अलग अलग है। तिरछे जाओगे तो सारे के सारे एक जैसे, देखो मेल 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 एम एम एम, सारे के सारे एक जैसे अवयवी कण। और सीधे जा रहे हो सीधी ऊपर की दिशा में तो भी सारे अवयवी कण अलग अलग प्रकार के हैं। यहाँ पे सारे एम 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 आ रहे हैं, यहाँ पे एम एफ एम एफ एम एम। मतलब कि अलग अलग दिशाओं में जाओगे अवयवी कणों की व्यवस्था क्या है बच्चों? अलग अलग। मानते हो? मानते हो? क्या आप सभी को ये बात दिखाई दे रही है कि ऐसे जाओगे तो यहाँ जो अवयवी कण आ रहे हैं ये अलग तरीके से जमे हुए हैं, और ऐसे जाने पर जो अवयवी कण आ रहे हैं ये अलग तरीके से जमे हुए हैं? मानते हो? जब अवयवी कणों की जमावट अलग अलग है तो आप मुझे बताओ अलग अलग दिशाओं में व्यवस्था अलग अलग है, इस कारण इनकी अलग अलग दिशाओं में गुणधर्म भी क्या होंगे? अलग अलग। यहाँ पर सारे के सारे अवयवी कण एम 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 है और इस दिशा में सारे के सारे अवयवी कण एम एफ एम है। तो यहाँ वाली व्यवस्था अलग हो गई और यहाँ वाली व्यवस्था हो गई। ये तिरछी लाइन में आने वाली व्यवस्था अलग हो गई, सीधी लाइन में आने वाली व्यवस्था अलग हो गई। मतलब कि अलग अलग व्यवस्था है अलग अलग दिशाओं में। इसीलिए बेटा इनके अलग अलग दिशाओं में व्यवस्था अलग अलग होने के कारण गुणधर्म भी क्या होंगे? अलग अलग। इसी को हम बोलते हैं बेटा विषम देशिकता। तो विषम देशिकता का मतलब, विषम देशिकता, विषम देशिकता का मतलब क्या लिखा? देखो विषम प्लस देशिकता। विषम मतलब कि अलग अलग दिशाओं में जाने पर गुणधर्म अलग अलग। तो भैया इस दिशा में जाओगे तो गुणधर्म अलग प्रकार के आएंगे, इस दिशा में जाओगे देखो ये अलग प्रकार के, अलग अलग दिशाओं में जाने पर गुणधर्म अलग अलग होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बेटा विषम देशिक। क्या बोलते हैं? विषम देशिक। इसकी मैं आपको परिभाषा लिखवाता हूं। विषम देशिकता का मतलब है, विषम देशिकता का मतलब है अलग अलग दिशाओं में अवयवी कणों की व्यवस्था क्रिस्टल ठोस में अलग अलग होती है, अतः भिन्न भिन्न दिशाओं में गुणधर्म का मान भी भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। भिन्न भिन्न दिशाओं में गुणधर्म भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे क्योंकि अलग अलग दिशाओं में अवयवी कणों की व्यवस्था अलग अलग है। इसको हम बोलते हैं विषम देशिकता। तो क्रिस्टल ठोस में ये होता। अच्छा अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, इसको देखो, यहाँ पे भैया खिचड़ी सी बनी हुई, यहाँ क्या बनी हुई है? खिचड़ी सी बनी हुई है। आप ऐसे जाओ तब भी अवयवी कण गंदे तरीके से व्यवस्थित है, आप ऐसे जाओ तब भी अवयवी कण अलग गंदे तरीके से व्यवस्थित है, आप ऐसे आओगे तब भी अवयवी कणों की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब कि यहाँ पर किसी भी दिशा में आप अवयवी कणों की बनावट देख लो, कोई निश्चित क्रम नहीं है, कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि आप किसी भी दिशा से देखो, राइट देखो, लेफ्ट देखो, तिरछा देखो, आड़ा देखो, हर दिशा में अवयवी कणों की व्यवस्था एक समान है। तो गुणधर्म भी कैसे होंगे भैया? समान, एक समान। इसको बोलते हैं समदेशिक। क्या बोलते हैं? समदेशिक। अच्छा ऐसा समझो, मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। ऐसा समझो कि मान लो आप एक शादी पार्टी में गए, समझना बेटा, मान लो आप एक शादी पार्टी में गए, अब मान लो शादी पार्टी के अंदर लोगों के वहां पर खड़े होने की कुछ ऐसी व्यवस्था है कि मान लो वहां पर लोग ऐसे खड़े हैं कि जितनी भी औरतें हैं शादी पार्टी में वो सारी एक तरफ
छोटे 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 बच्चे जो है वो एक तरफ और बड़े बड़े जो आदमी है वो एक तरफ। समझ लो बेटा, आप शादी पार्टी में गए, अब मान लो वहां पे लोगों के खड़े होने की, वहां पर लोगों के उपस्थित होने की एक निश्चित व्यवस्था क्रिस्टल ठोस। लड़कियां या औरतें सारी एक तरफ, 10 साल से कम उम्र के बच्चे एक तरफ और जितने भी आदमी है वो सारे एक तरफ। अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ, रमेश को बुला करके लाओ, रमेश को बुला करके लाओ, रमेश जिसकी उम्र 25 साल है उसको बुला करके लाओ, तो आप क्या करोगे? आप कहां जाओगे? आप केवल वहीं जाओगे ना जहां पर आदमी खड़े हैं। मतलब कि जहां पर आदमी खड़े हैं उस दिशा में जाओगे तो आपको 25 साल का रमेश मिलेगा। आप जहां पर औरतें हैं उस दिशा में जाओगे तो आपको रमेश नहीं मिलेगा। मतलब कि आप जिस दिशा में आदमी थे उस दिशा में गए, वहां रमेश मिल गया। जिस दिशा में औरतें थी, जिस दिशा में 10 साल से कम के बच्चे थे, वहां पर जाओगे वहां रमेश नहीं मिलेगा। अलग अलग दिशाओं में जाओगे तो नतीजा अलग अलग प्राप्त हो रहा है। आदमियों की दिशा में गए तो रमेश मिल गया, बच्चों की और औरतों की दिशा में गए तो रमेश नहीं मिलेगा। तो अलग अलग दिशाओं में जाने पर गुणधर्म बदल गए, अलग अलग आ गए। इसको हम बोलते हैं बेटा विषम देशिकता। क्या बोलते हैं? विषम देशिकता। लेकिन मान लो मैं ऐसा कुछ कर दूं कि एक शादी पार्टी के अंदर कोई भी इंसान कहीं भी खड़ा है, खिचड़ी सी बनी हुई है, मतलब अक्रिस्टलीय ठोस। आदमी कहीं भी खड़े हैं, औरतें कहीं भी खड़ी हैं, औरतें बच्चे बच्चे सब कहीं भी खड़े हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ 25 साल के एक रमेश को ढूंढ करके लाओ, तो आप क्या बोलोगे? यार यहाँ पे भी सब एक जैसे, यहाँ पे भी सब गुच्छे में खड़े, वहां पर भी। तो आप सोचोगे कि किसी भी डायरेक्शन में मुझे रमेश मिल सकता है। मुझे रमेश हो सकता है यहाँ भी मिल जाए, मुझे रमेश सीधी दिशा में मिल जाए, मुझे रमेश वहां पे मिल जाए। मतलब कि रमेश के होने की, रमेश के उपस्थित होने की संभावना सब जगह मुझे एक जैसे लगेगा। मुझे क्या लगेगा? यार कहीं भी हो सकता है रमेश। मतलब कि हर दिशा में रमेश के होने की संभावना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मतलब कि एक जैसा गुणधर्म आपको देखने को मिलेगा। इसको हम बोलते हैं समदेशिक प्रवृत्ति। समदेशिक मतलब कि किसी भी दिशा में जाओ समान गुणधर्म आपको मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं अक्रिस्टल ठोस। तो यही बच्चों विषम देशिक मतलब कि अलग अलग दिशाओं में गुणधर्म का मान अलग अलग, और ये होता है समदेशिक। समदेशिक मतलब कि किसी भी दिशा में जाओ गुणधर्म समान। अच्छा कौन सा गुणधर्म? जैसे कि अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का जो गुणधर्म है वो आपको अलग अलग दिशाओं में जाओगे तो किसी भी दिशा में जाओ वो समान देखने को मिले तो अक्रिस्टल ठोस। आपको यही लिखना है, ठीक है? तो विषम देशिकता। अच्छा इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक। क्या बोलते हैं बेटा? एनाइसोट्रोपिक। अच्छा और दूसरा क्या होता है? समदेशिक, आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है भिन्न दिशाओं में जाने पर अवयवी कणों की व्यवस्था एक जैसी ही या एक जैसी समान होती है, अतः गुणधर्म भी समान प्राप्त होते हैं। गुणधर्म भी इसलिए क्या प्राप्त होते हैं बेटा? समान प्राप्त होते हैं। इसको हम बोलते हैं विषम देशिक और समदेशिक। चलो ये हो गया। अब आते हैं प्रकृति। इस पर आते हैं बेटा प्रकृति। चलो प्रकृति कैसी है? अब बात करते हैं प्रकृति की, ठीक है? चलो अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि रबर क्या है तो आप क्या बोलोगे? सर रबर एक ठोस है। लेकिन मैं बोलूं कि यार रबर तो बहने का गुणधर्म दिखाता है। मान लो बेटा मैं रबर को गर्म करूंगा तो रबर क्या करेगा? रबर तो फैलेगा। जैसे कि मान लो डामर। चलो ये छोड़ो, रबर छोड़ो, रबर से भी मैं इजी एग्जांपल लेता हूं। डामर, हमारी सड़क के निर्माण में जो डामर का इस्तेमाल होता है बेटा, डामर क्या करता है? डामर को जब गर्म करते हो तो फैलने का काम करता है, फैलने का काम करता है ना। और डामर कुछ समय बाद जम जाता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं बताओ डामर क्या है? ठोस है या द्रव है? तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? भाई डामर तो फैलता है। गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा कि सड़कों पर डामर जो होता है फैल जाता है, डामर निकल जाता है बाहर सड़कों से, वो जो कंक्रीट होती है बाहर निकल जाती है। तो मैं आपसे बोलूं बताओ डामर क्या है? ठोस है या द्रव है? क्या बोलोगे आप? तो बेटा बस यहीं से एक नया पॉइंट आता है प्रकृति का। किसका पॉइंट आता है? प्रकृति का। जैसे मान लो प्लास्टिक। अब प्लास्टिक देखना होता है, कई बार प्लास्टिक जो है ना फैलता है, प्लास्टिक में फैलने का गुणधर्म। ये छोड़ो, मैं आपको आसान एग्जांपल बताता हूं। ऐसा समझो जैसे कि कांच। अब कांच जो होता है ना, हमारे घरों की खिड़कियों में लगा हुआ जो कांच होता है ना बच्चा, वो आप देखना 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद कांच जो होता है ना, कांच के जो पेंदे होते हैं ना नीचे से वो चौड़े हो जाते हैं। देखा आपने? किसी ने देखा हो अपने घरों के, किसी के घर में ऐसा हुआ हो? कांच की खिड़की होती है, उस कांच की खिड़की के कांच जो होते हैं वो नीचे से ऐसे थोड़े से फैल जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कांच जो होता है बेटा वो समय के साथ नीचे की तरफ बहने का काम करता है, थोड़ा थोड़ा बहता है। अब आप बोलोगे सर बहने का गुणधर्म तो हमने पढ़ा था ठोसों में नहीं होता, द्रव और गैसों में होता है। तो फिर इसका मतलब कांच एक प्रकार का ठोस नहीं है। तो अगर कांच में बहने का गुणधर्म है तो क्या कांच को हम ठोस नहीं बोलेंगे? सर डामर में बहने का गुणधर्म है तो क्या डामर ठोस नहीं है? क्या प्लास्टिक में बहने का गुणधर्म है तो क्या प्लास्टिक ठोस नहीं है? अगर रबर कुछ समय बाद गर्म करके थोड़ा फैल सकता है, बह सकता है, तो क्या रबर ठोस नहीं है? ठोस है। ये सारे ही ठोस हैं। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, वे ठोस जिनमें बहने का गुणधर्म होता है जैसे कि रबर, कांच, प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब क्या होते हैं बेटा? अक्रिस्टलीय ठोस। तो ऐसे ठोस जिनमें बहने का गुणधर्म होता है, बहने के गुणधर्म, ये अक्रिस्टलीय ठोस में होता है बेटा। ठोस तो है लेकिन कौन से? अक्रिस्टलीय ठोस। कौन से बेटा? अक्रिस्टलीय ठोस। इसीलिए इन ठोस को हम अतिशीतलित द्रव भी बोलते हैं। अतिशीतलित द्रव, सुपर कूल्ड सॉलिड, सुपर कूल्ड लिक्विड, माफ करना, सुपर कूल्ड लिक्विड, अतिशीतलित द्रव भी बोलते हैं। मतलब कि समय के साथ ये फैलने का काम करते हैं। तो अतिशीतलित द्रव, द्रवों में भी फैलने का गुणधर्म होता है। तो अक्रिस्टलीय ठोस एक ऐसे ठोस हैं जो कि बहने का गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, फैलने का गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, अतिशीतलित द्रव बोलते हैं। और ये जो होते हैं ये वास्तविक ठोस है, वास्तविक ठोस। सॉलिड है ये, सॉलिड मजबूत, इनमें बहने का गुणधर्म नहीं होता। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, जैसे कि आयरन, लोहा, लोहा बहुत मजबूत है, फैलने का काम नहीं करता। जैसे कि NaCl, नमक, नमक ठोस होता है, फैलने का काम नहीं करता। बर्फ, बर्फ जो होता है ये बर्फ फैलने वाला काम नहीं करता। हाँ बर्फ जब द्रव में बदल जाएगा तो द्रव फैलता बोले बात है, लेकिन बर्फ ठोस कहाँ फैलता है? फैलता नहीं भैया। बर्फ मजबूत ठोस सॉलिड है, ठीक है? ये हो गया। इसके अलावा सिलिका, क्वार्ट्ज, सिलिका, क्वार्ट्ज, ये सब क्या है? ये सब बच्चों है वास्तविक ठोस। मतलब इनको हम बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? क्रिस्टलीय ठोस। तो इनको हम बोलते हैं बेटा क्रिस्टलीय ठोस। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। लेकिन कांच, रबर, ये सारे, कांच, रबर है ना, प्लास्टिक, ये सब बच्चों फैलते हैं, बहने का गुणधर्म होता है। चलो ये हो गया। चलो तो प्रकृति, तो ये वास्तविक ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस है। लेकिन ये क्या होते हैं? आभासी ठोस। मतलब कि ये ठोस जो है वो झूठे ठोस है। झूठे सर, ठोस भी कभी झूठा होता है? छद्म ठोस। मतलब कि जो ठोस तो है लेकिन बहने का गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको ये फीलिंग आएगी कि भैया ये द्रव वाला गुणधर्म है। अतिशीतलित द्रव ये भी बोला जाता है।
क्लियर? चलो फिर हम आते हैं अभी भी कणों की व्यवस्था का काम। चलो इसको हम समझते हैं। चलो इसको मैं देखते हो, इसको मैं बताता हूँ। ये है आपका क्रिस्टलीय ठोस, ये है आपका क्रिस्टलीय ठोस। अब यहाँ पे बेटा एक बात ध्यान से देखना, इस लड्डू के बाद में लड्डू, लड्डू के बाद में लड्डू, लड्डू के बाद में लड्डू, लड्डू के बाद लड्डू, लड्डू के बाद लड्डू, लड्डू के बाद लड्डू, लड्डू के बाद लड्डू, फिर लड्डू, फिर लड्डू, फिर लड्डू, फिर लड्डू, फिर लड्डू, फिर लड्डू, मतलब एक निश्चित क्रम में लंबी दूरी तक, आगे तक एक निश्चित क्रम में ये लड्डू ऐसे व्यवस्थित रूप से जमते जाएंगे, जमते जाएंगे, जमते जाएंगे, जमते जाएंगे, आगे तक ये लड्डू एक निश्चित क्रम में जमे होते हैं, लंबी दूरी तक जमे होते हैं, निश्चित क्रम में लंबी दूरी तक एक निश्चित क्रम में व्यवस्था जमी होती है। दीर्घपरासी व्यवस्था, दीर्घ मतलब की लंबी दूरी तक, लंबी रेंज तक, लॉन्ग रेंज, इनको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लंबी दूरी तक की व्यवस्था होती है निश्चित क्रम में। जबकि यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे क्या देखो, इसके बाद में ये वाला कण तो आ रहा है, तो दो कणों तक तो व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन फिर देखो यहाँ पे ये व्यवस्था टूट गई, फिर से लड्डू आया, व्यवस्था फिर बनी, फिर व्यवस्था टूट गई, फिर लड्डू आया, फिर थोड़ी देर चलेगा, फिर व्यवस्था टूटेगी, मतलब कि थोड़ी सी दूरी तक अवयवी कण व्यवस्थित रूप से जमे होते हैं, फिर ये व्यवस्था टूट गई, फिर वापस से लड्डू लाइन में आने का प्रयास करें, फिर व्यवस्था टूट गई, मतलब कि छोटी छोटी दूरियों पर यह व्यवस्था बनी होती है। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर, लघुपरासी व्यवस्था। बहुत ही कम दूरी के लिए अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में बंधे होते हैं, इसको हम बोलते हैं दीर्घपरासी और लघुपरासी व्यवस्था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वास्तविक ठोस जो होते हैं बेटा, इन वास्तविक ठोस में दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। दीर्घपरासी व्यवस्था का मतलब क्या होता है? लंबी दूरी तक अवयवी कण निश्चित क्रम में जमे होते हैं। बात समझ में? लेकिन आभासी ठोस मतलब कि अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण अत्यंत कम दूरी तक ही निश्चित क्रम में जमे होते हैं, निश्चित क्रम में जमे होते हैं, ठीक है, बहुत कम दूरी तक। चलो ये है आपका प्रकृति हो गया, अवयवी कणों की व्यवस्था होगी। चलो इसमें एग्जांपल अब बताया ना, NaCl जितने भी धातु हैं, या डायमंड की व्यवस्था निश्चित होती है निश्चित क्रम में, रबर, इसमें रबर प्लास्टिक है ना, ये सारे। चलो ये तो हो गए बच्चों क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। चलिए अब हम बच्चों आगे की बात करते हैं। ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, चलो अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये क्रिस्टलीय ठोस भी 4 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस भी 4 प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे नंबर 1 होता है आयनिक ठोस, आयोनिक सॉलिड, कौन होता है? आयनिक सॉलिड। इसमें नंबर 2 होता है बेटा धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड। इसमें नंबर 3 होता है बेटा, नंबर 3 इसमें लिखना बेटा सहसंयोजक ठोस, जिसको आप बोलते हो कोवैलेंट सॉलिड। और नंबर 4 होता है बेटा इसमें आणविक सॉलिड, आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसको आप एक बार नोट कर लो, ठीक है, ये नोट करो, फिर हम आगे की बात करें। नोट करो, चल क्लियर। हमको इन चारों के बारे में बात करें। देखो बेटा ठोस 2 प्रकार के, एक क्रिस्टलीय, दूसरा अक्रिस्टलीय। अब जो क्रिस्टलीय भी है ना, जिनमें अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित होती है, वो भी आगे इन 4 भागों में बटे हुए हैं। इसमें सबसे पहले हमको देखना है बेटा क्या? आयनिक सॉलिड। सबसे पहले हमको क्या लिखना है? आयनिक सॉलिड। क्या लिखना है बेटा? आयनिक ठोस। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। बेटा देखो जैसे कि नाम से क्लियर है, आयनिक ठोस। देखो क्या लिखा? आयनिक ठोस, आयन, 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 मूलक, धनायन, ऋणायन, मतलब कि ये वो ठोस है जिनमें अवयवी कण कौन होंगे बेटा? अवयवी कण कौन होंगे? ये वो ठोस है जिसमें अवयवी कण कौन होंगे? अरे सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जैसा देश वैसा भेष, जैसा नाम वैसे ही इसमें अवयवी कण होंगे। इसमें अवयवी कण कौन से होंगे बेटा? इसमें अवयवी कण आयन होते हैं। अब आयन मतलब कि धनायन और ऋणायन, ये होते हैं बेटा अवयवी कण। बात समझ में आ रही? यहाँ तक की बात क्लियर? बता दो। जैसे कि उदाहरण NaCl, NaCl क्या है? आयनिक ठोस, Na+Cl-। KCl क्या है? आयनिक ठोस, K+Cl-। Na2S क्या है? आयनिक ठोस, Na+S-2। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे कोई भी, जैसे मान लो मैंने और लिखा, और भी जैसे मान लो सीजियम क्लोराइड, सीजियम प्लस क्लोरीन माइनस आदि आदि, सभी आयनिक ठोस जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है। अगर हमने रासायनिक बंधन चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो हमको समझ में आ जाएगा कौन से आयनिक ठोस होते हैं। और आयनिक ठोसों में बंध किस प्रकार का होता है बेटा? आयनिक ठोस के अंदर जो बंध होता है वो आयनिक बंध होता है। आयनिक बंध को ही दूसरा हम क्या बोलते हैं बेटा? कुलंबिक बल बोलते हैं। कुलंबिक बल इसी का नाम बेटा। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? यहाँ पे एक सोडियम धनायन, फिर ऋणायन, सोडियम धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, धनायन, धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, आयनिक ठोस। सोडियम धनायन, फिर क्लोराइड ऋणायन, फिर धनायन ऋणायन, ऐसे एक निश्चित व्यवस्था, आयनों की निश्चित व्यवस्था होती है आयनिक ठोस में। आयनिक ठोस मतलब कि आयन, और आयनों के बीच में बंध कौन सा होता है बेटा? आयनिक बंध पाया जाता है। चलो तीसरा पॉइंट, इनके गलनांक क्या होते हैं? गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं? इनके गलनांक क्वथनांक निम्न होते हैं, उच्च होते हैं, क्या होते हैं इनके गलनांक? तो बेटा ध्यान रखना, आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं बेटा? आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। यदि आपको याद हो तो NaCl की अगर मैं बात करूं ना, NaCl का गलनांक जो होता है बेटा वो 800 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। 800 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। 800 डिग्री सेल्सियस मालिक, 800 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस के उबलते हुए पानी में हाथ डाल करके देखो, भस्म हो जाओगे। भस्म क्या मतलब? पूरा अंदर का मसाला बाहर निकल जाएगा। करना मत ऐसा, ठीक है, ऐसा करना नहीं। खोलता हुआ पानी 100 डिग्री सेल्सियस में मान लो वो हालत है, आप सोचो तो ये तो 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, बहुत ज्यादा गलनांक क्वथनांक है। चलो नंबर 4 पॉइंट, चालकता। चालकता की बात करते हैं। आयनिक ठोस जो होते हैं ना बच्चों, ये ठोस अवस्था में तो चालकता प्रदर्शित नहीं करते। ठोस अवस्था में चालकता प्रदर्शित
नहीं करते। कहने का मतलब जो NaCl का ठोस होता है ना, उस ठोस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करके देखो, करंट नहीं फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा। तो NaCl ठोस के अंदर आप कभी भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो करके देखो, विद्युत धारा प्रवाहित करके देखो, कुछ नहीं होता, चालकता नहीं होती। लेकिन यदि मान लो आपने NaCl को द्रव अवस्था में ले लिया, द्रव अवस्था मतलब कि NaCl को आपने मान लो पिघला दिया, क्या कर दिया, पिघला दिया, आपने मेल्ट कर दिया, उसको बिल्कुल द्रव अवस्था में लेकर के आ गए, तो द्रव अवस्था में NaCl के पास मुक्त आयन उपस्थित होते हैं, द्रव अवस्था में मुक्त आयन उपस्थित होते हैं, और मुक्त आयन उपस्थित होते हैं, अतः यह विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है द्रव अवस्था में। ठीक है। अच्छा, इसके कुछ गुणधर्म और भी गुणधर्म आपने पढ़े होंगे, जैसे कि NaCl आपने पढ़ा होगा, NaCl काफी कठोर होता है, ये आघात वर्धनीय होते हैं, आघात वर्धनीय क्या, भंगुर होते, कठोर और भंगुर होते हैं, ये भंगुर होते हैं। भंगुर समझते हो, भंगुर समझते हो, चलो भंगुर में बताता हूँ, भंगुर का मतलब क्या है। भंगुर का मतलब ये है कि ऐसे समझो कि जो पहली लाइन है ना, इस पहली लाइन को आपने यहाँ से बल लगाया, आपने यहाँ पे लगाया बल, आपने यहाँ पर इस जो ये पहली लाइन में जितने भी अवयवी कण है ना, इस अवयवी कण को मान लो आपने यहाँ से धक्का लगाया, आपने यहाँ से फोर्स लगाया, आपने जैसे इन कणों पर बल लगाया, तो देखो ये वाला जो कण है ये आगे आ जाएगा, ये प्लस माइनस की जगह आ जाएगा, मतलब कि ये प्लस जो है वो इस प्लस के सामने आ जाएगा, ये वाला माइनस भी आगे जाएगा तो इस माइनस के आगे आएगा, ये वाला प्लस और आगे जाएगा तो इस प्लस के सामने आएगा, मतलब कि प्लस के सामने ये प्लस आ जाएगा, समान समान आवेश सामने आ जाएंगे, मतलब कि ऐसा हो जाएगा, देखो प्लस के सामने प्लस आ जाएगा, फिर ये वाला माइनस आगे जाएगा तो माइनस के सामने माइनस आ जाएगा, माइनस के सामने माइनस आ जाएगा, फिर क्या होगा, फिर ये वाला माइनस आगे जाएगा तो माइनस के सामने माइनस, ये प्लस आगे जाएगा तो प्लस के आगे प्लस, प्लस के आगे प्लस आ जाएगा, माइनस के आगे माइनस आ जाएगा, मतलब कि अगर आपने इसकी एक पद को धक्का लगाया, बल लगाया, या तो यहां से बल लगाओ या यहां से बल लगाओ, बल लगाया तो भैया समान समान आवेश एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, और अगर समान आवेश एक दूसरे के आमने सामने आए तो इनमें क्या लगेगा बेटा, इनमें प्रतिकर्षण लगेगा, ये आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, इसके ऊपर इसका क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, और प्रतिकर्षण लगेगा तो जो NaCl ठोस है उस ठोस के जो परतें हैं वो परतें टूट जाएंगी, ये परतें अलग हो जाएंगी, वो क्रिस्टल जो होगा क्रिस्टल टूट जाएगा, क्रिस्टल मतलब कि वो व्यवस्था, NaCl की जो व्यवस्था होगी वो टूट जाएगी। तो भंगुर का मतलब होता है बेटा थोड़ा बल लगाने पर क्रिस्टल टूट जाता है। क्रिस्टल का मतलब बच्चों, क्रिस्टल का मतलब क्या है, एक ऐसी व्यवस्था, क्रिस्टल का मतलब व्यवस्था जिस व्यवस्था में आयन व्यवस्थित होते हैं, तो आयन जिस व्यवस्था में व्यवस्थित है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल। ठीक है, तो ये मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, वैसे मैं आपको ये आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में, आगे डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में, आगे और डिटेल में आएगा बेटा। ठीक है, डोंट वरी, आगे डिटेल में आएगा। चलो ये बच्चों आयनिक ठोस, चलो अब आते हैं आयनिक ठोस के टेबल पे। चलो ये देखो, ये रहा आयनिक ठोस, आयनिक ठोस के अंदर अवयवी कण क्या होते हैं, क्या होता है, आयन, धनायन और ऋणायन होते हैं। चलो इनके बीच में आकर्षण बल कौन सा है, आयनिक बल, इनके बीच में आकर्षण बल कौन सा है, इनके बीच में आकर्षण बल या बंध कौन सा है, आयनिक बल, इसी को हम क्या बोलते हैं, कूलम्बिक बल, इसी को हम क्या बोलते हैं, अस्थिर विद्युतीय बल। चलो इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, NaCl, आयन, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जितने भी आयन है, धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन वाले एग्जांपल सारे इसमें आ जाएंगे। ये कठोर होते हैं लेकिन भंगुर होते हैं, बताया भंगुर मतलब कि थोड़ा सा परतों पर बल लगाओगे ना, परतें एक दूसरे पर फिसलाओगे ना तो वो क्रिस्टल टूट जाएगा। ठोस अवस्था में तो विद्युत का चालन नहीं करते, लेकिन गलित या द्रव अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, और गलनांक कितने क्या होते हैं, उच्च, जैसे कि NaCl का 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। ये है बच्चों यहाँ पर पूरी कहानी। चलो अगला क्या है, अगला है बेटा धात्विक ठोस। चलो धात्विक ठोस पे आते हैं, अब आते हैं बच्चों धात्विक ठोस पे। देखिए मैंने आपसे क्या बात बोली थी, जैसा देश वैसा भेष, जैसा नाम वैसे अवयवी कण, जैसा देश वैसा भेष, आयनिक ठोस अवयवी कण आयन, आकर्षण बल भी आयनिक बल, जैसा जैसा देश वैसा भेष, आयनिक ठोस अवयवी कण आयन और आयनिक बंध उपस्थित है। जैसा देश वैसा भेष, अगर धात्विक ठोस है तो अवयवी कण कौन होंगे, यदि धात्विक ठोस है तो अवयवी कण कौन होंगे, धात्विक ठोस तो भैया अवयवी कण धातु ही होंगे ना, कोई दूसरा थोड़ी ना, जैसा नाम वैसा काम, धात्विक ठोस अवयवी कण धातु। चलो आगे की बात करते हैं। दूसरा आकर्षण बल क्या होगा, अरे धात्विक ठोस में आकर्षण बल क्या होगा, मैंने क्या बोला, जैसा देश वैसा भेष, आकर्षण बल क्या होगा बेटा, धातुओं में कौन सा बल पाया जाता है, धात्विक बंध पाया जाता है। कैसा बंध पाया जाता है, धात्विक। चलो क्या होता है ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा क्या होता है, अभी हम देखेंगे, अभी बस याद रखो। चलो अभी देखेंगे, इसी लेक्चर में देखेंगे। चलो तीसरा, अब धात्विक बल है, धात्विक बंध है, धात्विक ठोस है, अब हम बात करेंगे बच्चों गलनांक की, किसकी, गलनांक की। इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं बच्चों, बताइए आपको, कोई अनुमान लगा सकते हैं कि गलनांक क्वथनांक क्या हो सकते हैं। बेटा आपको एक बात पता है, आयरन जो होता है ना, आयरन का गलनांक जो होता है बेटा वो लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस से भी, लगभग लगभग बता रहा हूं, मुझे एग्जैक्ट संख्या नहीं पता, 1500 डिग्री मतलब लमसम बता रहा हूं, आयरन का गलनांक जो होता है बेटा 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। 1500 डिग्री सेल्सियस मतलब कि आयनिक ठोस के गलनांक 800 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा, धात्विक ठोस का 800 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा, 1500 मतलब कि गलनांक कितना क्या होंगे, अति उच्च, क्या होंगे, अति उच्च। अब मुझे एक बात बताओ, अगर नाम धात्विक ठोस है तो इसमें धातु ही तो उपस्थित होंगे, कोई अधातु उपस्थित थोड़ी ना होगा, मतलब कि यहाँ पर धातु ही तो आएंगे, कॉपर धातु, जिंक धातु, सोडियम धातु, आयरन धातु, मैग्नीज धातु, है ना, जितने भी धातु, क्रोमियम धातु, स्कैंडियम धातु, टाइटेनियम धातु। भाई अगर धात्विक ठोस नाम है तो अवयवी कण ये जो उदाहरण होंगे वो धातु के तो होंगे, कोई और थोड़ी ना आएगा यहाँ पे, तो भैया ये बहुत ही ज्यादा उच्च, इनमें धात्विक बंध पाए जाते हैं। क्या होता है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। नंबर 4 यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, चालकता। ये तो आप ही बता दो यार, ये तो आप ही बताओ, चालकता के बारे में आप ही बताओ, चालकता के बारे में आप बता दो, कॉपर की चालकता के बारे में थोड़ा जवाब दे दो। हमारे घरों में जो बिजली पहुंच रही है, बिजली हमारे घरों में जो विद्युत धारा आ रही है, उस विद्युत धारा को लाने के लिए कौन सी धातु उपयोग में आती है, कॉपर। कॉपर के तार होते हैं ना, कॉपर के तार तो विद्युत धारा को, बिजली को हमारे घर तक लेकर के आते हैं, मतलब कि इनकी चालकता क्या होती है, ये उच्च चालकता प्रदर्शित करते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों अगर आपको याद हो, और याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं आपको धात्विक बंध बताऊंगा ना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इनकी चालकता उच्च होती है, क्यों, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। बेटा एक बात ध्यान रखना, चालकता प्रदर्शित करने के दो कारण हो सकते हैं, एक तो मुक्त आयन
बेटा ध्यान रखना, चालकता प्रदर्शित करने के दो कारण हो सकते हैं, एक तो मुक्त आयन और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त आयन भी चालकता प्रदर्शित कर सकते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं। मुक्त आयन किसके अंदर होते हैं बच्चों? आयनिक ठोस में। किसमें होते हैं? आयनिक ठोस में। और मुक्त इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं बेटा? धात्विक ठोस में। भौतिक विज्ञान फिजिक्स के अंदर आप क्या पढ़ते हो? धात्विक ठोस वाली चालकता पढ़ते हो फिजिक्स के अंदर। और ये जो मुक्त आयन वाली चालकता है ये किसमें पढ़ते हो बेटा? ये केमिस्ट्री में पढ़ते हो। केमिस्ट्री में मुक्त आयन आयनिक ठोस वाली चालकता और धातु वाली चालकता फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो बेटा, अगर याद हो तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। अच्छा, इसमें कुछ विशिष्ट गुण भी पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें आपने सुना होगा आघात वर्णनीय गुणधर्म होता है, तन्यता का गुणधर्म यहाँ पे पाया जाता है। ये पढ़ा है बेटा? आघात वर्णनीयता, तन्यता, ये गुणधर्म बच्चों यहाँ पर धात्विक ठोस में पाए जाते हैं। आघात वर्णनीयता मतलब कि आप पतली चादर बना सकते हो। धातु की आपने पतली पतली चादर सुनी होगी बेटा, एल्यूमिनियम शीट सुना होगा, एल्यूमिनियम की फोइल, एल्यूमिनियम की शीट आती है, पतली चादर बना सकते हो। आघात वर्णनीय मतलब कि पतली चादर का निर्माण कर सकते हैं। और तन्यता मतलब कि तार बनाए जा सकते हैं। भाई कॉपर का तार, एल्यूमिनियम के तार, आपने सुना होगा एक छोटा सा मात्रा भी, धातु की छोटी सी 1 ग्राम या मिलीग्राम मात्रा से भी बहुत लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। ये आपने सुना होगा। आपने देखा होगा कि हमारे वायरों के अंदर प्लास्टिक की जो कोटिंग होती है उसके अंदर तार पतले पतले तार धातु के बच्चों, वही तन्यता। ठीक है, तो यही सारी बातें यहाँ पे देख लो। पहले एक बार मैं आपको बताता हूँ, धात्विक ठोस इसको भी छोड़ दो, ये बताऊंगा। इसमें क्या होता है? धात्विक आबंध होता है, इसमें धातु पाए जाते हैं, आयरन धातु, कॉपर धातु, सिल्वर और मैग्नीशियम धातु पाए जाते हैं। ये कठोर होते हैं परंतु आघात वर्णनीय और तन्य होते हैं बेटा, तन्यता होती है इनके अंदर। ठोस अवस्था एवं गलित अवस्था दोनों में चालकता उपस्थित होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इनमें चालकता होती है। अच्छा, इनके गलनांक क्या होते हैं? साधारणतया उच्च गलनांक होते हैं, 1500 डिग्री सेल्सियस। चलो अब हम बात करेंगे इसकी। चलो धातु के बारे में अब हम एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या होता है इधर। जैसे मान लो उदाहरण सोडियम धातु। अब सोडियम धातु आपको पता है सोडियम क्या करता है बच्चों? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो सोडियम धातु के अंदर सोडियम के बहुत सारे परमाणु होंगे। सोडियम धातु के अंदर सोडियम के होते हैं बहुत सारे परमाणु। ये परमाणु क्या करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो सोडियम के परमाणु सोडियम धातु के अंदर, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये करेगा इलेक्ट्रॉन का त्याग, ये करेगा इलेक्ट्रॉन का त्याग। अगर ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो सोडियम पे क्या आएगा? प्लस। ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। तो बच्चों यही होता है, यहाँ प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्लस इलेक्ट्रॉन, प्लस इलेक्ट्रॉन, प्लस इलेक्ट्रॉन, प्लस इलेक्ट्रॉन, प्लस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ पर आपको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की गंगा बहती है। तो आपको यहाँ इसके धातु के अंदर क्या महसूस हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की गंगा बहती है। विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे धातु के इस आयतन के अंदर घूमने फिरने का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यूं जाएंगे, यूं जाएंगे, यहाँ आएंगे, वहां ऐसे बहने का काम करते हैं, विस्थानीकरण का काम करते हैं। इसको हम बोलते हैं विस्थानीकरण, घूमने फिरने का काम, विस्थानीकरण इलेक्ट्रॉन, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन। इसका कई बार नाम होता है विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन। और इसी कारण बच्चों ये बहुत ही अच्छे क्या होते हैं? बहुत ही अच्छे चालक होते हैं। समझ में आई बात? तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के बीच में धातु आयन उपस्थित है। धातु आयन, तो यही तो यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन के समुद्र में, इलेक्ट्रॉन की गंगा बहती समुद्र में धातु के धनायन उपस्थित होते हैं। और बच्चों ये जो धातु के धनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये जो धातु के धनायन और इलेक्ट्रॉन इनके बीच में जिस प्रकार का ये जो आकर्षण बल है, ये जो आकर्षण बल है, ये जो आकर्षण बल है, इस आकर्षण बल को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इस आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं? ये जो इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल है, इस आकर्षण बल को बेटा हम क्या बोलते हैं? इस आकर्षण बल को हम धात्विक बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ये आकर्षण बल ही हमें क्या क्या जानकारी देता है? धात्विक बंध की। यही है धात्विक बंध। तो इस प्रकार से बच्चों हम यहाँ पर धात्विक बंध के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये है बच्चों धात्विक ठोस। तो आज हमने ये कवर किया और ये भी कवर कर लिया, सहसंयोजक ठोस और आणविक ठोस, ये दो बचे हैं, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। चलिए अब आते हैं बच्चों क्विज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से क्रिस्टलीय ठोस है, बताइए इसमें से क्रिस्टलीय ठोस कौन सा है? चलिए दूसरे क्वेश्चन पे, निम्न में से अक्रिस्टलीय ठोस है, प्लास्टिक, रबर, वुड, सभी। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे, क्रिस्टलीय ठोस कौन सा है? भाई NaCl, आयरन, सिलिका, क्वार्ट्ज, ये सब क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा? प्लास्टिक, रबर, वुड, ये सारे क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, चलिए तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? आज हमने ठोसों का वर्गीकरण पढ़ा मुख्य रूप से। ठीक है, पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा। अगली क्लास में बेटा हम ठोसों का वर्गीकरण जो रहेगा वो पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम यूनिट सेल की भी बात करेंगे। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।